Assalamu alaikum, dear students. I am Khurram Dad, and this is lecture number 5 of the series of your workshop. In this lecture, we will try to cover unit number 7 and half of the next unit, that is unit number 8. As you can see that the unit number 7 is related with implied meanings and making inferences. Implied meaning, whenever we talk, whenever we write, there are two sorts of meanings that are conveyed through words or through text or through signs. One meaning is literal meaning. By literal meaning, we mean that the meaning that is written in the dictionary, and we consult the dictionary to understand the meaning. However, there is an implied meaning as well. By implied meaning, we mean something that is indirect. एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली स्टेट नहीं की जाती बल्कि इट इज़ इनडायरेक्ट, कि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग जो होता है वो ये होता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड जो है ही इज़ सैड and you move up to him and you say, how do you do? And he says, I'm fine. If you look at the dictionary meaning, I am fine means that I am all right. Okay. While the mood will determine and the way he has used that sentence, in most of these situations, I am fine means that I want to be left alone, कि आप मुझे तंग ना करें, आप मुझे जो है वो अकेला छोड़ दें. ठीक है. तो बाज़ औक़ात जो होता है, समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द थिंग्स, तो देयर इज़ नो टेक्स्ट एट ऑल बट ओनली images, and you have to look at those images and you have to infer, you have to understand the meaning, that what does this image wish to convey. For example, there is an image 1, it is an arrow, it is a road sign, or if you are going right, तो it tells you कि ये जो रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एरो आपको बताता है दैट इफ़ यू विश टू प्रोसीड यू हैव टू गो राइट, कि आपको क्या करना है, राइट मूव करना है. ठीक है. And then there is this image number 2, willful planning, and there is a couple and the couple is with 2 children. So what is the implied meaning, कि आप इसके अंदर से क्या implied meaning जो है वो आपको इसकी समझ आ रही है, आप बता सकते हैं. Can you share in the comment section? जी. तो इसका ऑब्वियसली विलफुल प्लानिंग और इमेज के आप अपनी फैमिली को मतलब के प्लान करें, इसको शॉर्ट रखें, एंड इफ़ यू डू सो देन ऑब्वियसली हैप्पीनेस जो है वो आपको फॉलो करेगी, यू विल बी हैप्पी. तो ऑलरेडी जो आपकी इंग्लिश 1 है उसमें आपने इन्फ्रेंसेस यानी कि मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, जो इम्प्लाइड मीनिंग हैं उनको निकालना आपने सीखा है बुक नंबर 1 में. ठीक है. इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दे विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर डिटेल्स. ठीक है. सो व्हाट इज़ इट दैट वी मीन बाय इन्फरिंग मीनिंग्स. वी इन्फरिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट द ऑथर डज नॉट टेल यू डायरेक्टली, कि ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश करना कि जो कि डायरेक्टली यानी कि वाज़े अल्फाज में आपको नहीं बताई जा रही होती. समटाइम्स वी कॉल इट टू रीड इट बिटवीन द लाइन्स, कि इसको रीड बिटवीन द लाइन्स भी कहा जाता है. सक्सेसफुल रीडर्स यूज़ दिस स्ट्रेटजी बिकॉज राइटर्स डू नॉट ऑलवेज टेल यू एवरीथिंग दे वांट टू यू टू नो. दे गिव यू क्लूज़ बट यू समटाइम्स नीड टू पुट दोज क्लूज़ टुगेदर टू गेट द मीनिंग्स. कि बाज़ बात ऐसा होता है कि आपके जो राइटर्स हैं वो वाज़े अल्फाज में बात को नहीं करते, बल्कि वो अल्फाज के बीच में कुछ क्लूज़, कुछ इशारे छोड़ देते हैं, और उन इशारों की मदद से आपको जो है वो
मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है, उसको आपको समझना होता है। अच्छा, अब हम कहें कि भाई ये तो इन्फ्लुएंस तो बड़ी डिफ़िकल्ट सी चीज़ लग रही है, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। एवरी डे, ऑल द टाइम हम जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि भाई बातों का मतलब निकालना। हम अपनी जो हमारी डेली लाइफ है, इफ़ वी लुक एट इट, तो every time when we see people, when we meet people, when we talk to people, तो हम उनके facial expressions देखते हैं, हम उनकी body language देखते हैं। facial expressions से हमें पता चल जाता है कि बंदा हैप्पी मूड में है, सैड मूड में है, गुस्से में बात कर रहा है, हमसे चिढ़ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कि बंदा लेज़ी है, एक्टिव है। वॉइस टोन कन्वे अ लॉट अबाउट पीपल्स बिहेवियर, मूड एंड फीलिंग। इसके अलावा जो लोगों लोगों का बात करने का लहजा होता है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आप जो है वो लोगों के बात करने के लहजे को, कि अगर आपसे कोई बात ठीक भी करता है लेकिन उसका लहजा सख्त है, तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो बस डिफरेंस ये है कि आपने इन राइटिंग जो लोगों का लहजा है या जो उनके एक्सप्रेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, और ये इन्फ्लुएंस कहलाएगी, ठीक है। कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो दैट पर्सन हैज़ स्माइल ऑन हिज फेस, कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स जो है इज़ हैप्पी। या अगर जो है वो आप अपने वालिद साहब के साथ जो है वो टीवी का, मतलब टीवी पे बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपके वालिद जो है वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब आप गेस करें कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग ये होगा कि भाई उनकी जो फेवरेट टीम है, या मतलब पाकिस्तान की टीम, या जिस भी टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो टीम जो है वो अच्छा खेल रही है और वो जीत चुकी है, या वो जीतने के मूड में है, या वो जीतने वाली है, ठीक है। और या फिर किसी बैट्समैन ने बाउंड्री लगाई है, या हमारे किसी बॉलर ने जो है वो आउट किया है। तो मतलब कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये जो अंदाज़ा लगाना है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का बेसिक मतलब क्या है, गैस लगाना। गैस लगाना कि भाई ये जो बात है इसके पीछे क्या मतलब छुपा हुआ हो सकता है, ठीक है। So making inference in reading is lot like other inference that we make in our day-to-day interactions. Inferring in reading is like putting a puzzle together. We combine our own background knowledge, the clues given within the text, and the writer's message, and try to solve the puzzle. And that is what is called making inference. As readers, we make inferences or predictions because sometimes we have lots of questions that are not answered in the text, कि हम इन्फ्रेंस जो है उसको करने की कोशिश इस वजह से करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेतहाशा क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, और जो टेक्स्ट है उसके अंदर डायरेक्टली उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया गया होता, ठीक है। तो इन आंसर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैस करना पड़ता है, या फिर हमें इन्फ्रेंस करना पड़ती है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो आपको पढ़ाया गया है उसका खुलासा जो है वो ये बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया है कि मेकिंग इन्फ्रेंस मीन्स रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स एंड मेकिंग इंटेलिजेंट गेसेस about what is being said or written. Sometimes the information is not clearly stated because the writer tells us indirectly then directly, ठीक है। कि बाज़ का जो है वो इन्फॉर्मेशन वाज़ेह नहीं होती और हमें इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए मतलब कि गैस लगाने पड़ते हैं। जो बुक 1 थी आपकी, उसमें आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को गैस करना सीखा था कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे भी मतलब कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस जो हैं उनके मीनिंग्स को हमने गैस करना होता है, ठीक है। When information is not stated directly, then it is implied, and readers have to read between the lines, infer, guess, and draw intelligent conclusions to dig out the meanings that writer is trying to convey. We call it implied meaning, and this information must be inferred by the reader। के वो जो मीनिंग होता है
जो कि छुपा हुआ होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, और वो जो इम्प्लाइड मीनिंग है उसको ढूंढना जो है वो इन्फ्रेंस कहलाता है। इन्फ्रेंस का दूसरा नाम जो है वो है एजुकेटेड गैस, के एक अच्छा अंदाज़ा, एक मतलब लॉजिक की बेस पे आप जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। आप जो है वो अपना बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल करते हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो, और आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। गुड रीडर्स कैन रीड बिटवीन द लाइन्स एंड फिगर आउट व्हाट द राइटर इज हिंटिंग एट। द एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस इज़ वन ऑफ द हाई ऑर्डर रीडिंग स्किल्स, कि ये एक हाई टाइप का रीडिंग स्किल है, इन्फ्रेंस निकालना, ठीक है। नीचे एक अदद जो है वो टेक्स्ट की एग्जांपल दी गई है। ये तो आगे एक्सरसाइज है या फिर एक एग्जांपल है हमें इन्फ्रेंस को समझने के लिए। इसको बड़ा ज़रा मतलब ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ। माई डॉग हीरो बिगेन टू डांस एंड prance around the chair where I was sitting, trying to read a book. Then he went over to the door and barked. कि डॉग जो है वो पहले तो जो खातून चेयर पे बैठी है उसके इर्द गिर्द उसने डांस करना शुरू किया, फिर वो दरवाज़े के पास गया और उसने वहाँ पे जाके भौंकना शुरू कर दिया। फाइनली ही गॉट द लीश फ्रॉम द बास्केट एंड ब्रॉट इट ओवर टू मी, और आखिरकार वो बास्केट यानी कि टोकरी में से रस्सी उठा कर लाया, और वो रस्सी उसने अपनी जो मालिका है उसको पकड़ाई। आई सैड ऑल राइट हीरो आई गेस इट्स टाइम। तो खातून ने कहा कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अब ये वक्त हो चुका है। नाउ यू हैव टू गेस कि जनाब के व्हाट डज़ हीरो वांट, कि वो जो हीरो जो कि डॉग है वो क्या चाहता है। कि वो पहले खातून के आसपास आके उसने डांस किया, फिर उसने दरवाजे के पास जाके भौंका, उसके बाद वो रस्सी लेकर आया, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो डॉग्स को या जो भी उनके पेट्स होते हैं वो उनको वॉक पे लेके जाते हैं, ताकि वो घर बैठे बैठे मतलब बोरियत का शिकार ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज़ हीरो वांट। अब वो जो रस्सी लेकर आया है तो रस्सी का मतलब ये है कि रस्सी पकड़ो और मुझे लेकर बाहर निकलो। तो ही वांट्स टू गो आउट, ये इसका इन्फ्रेंशियल मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। दिस इज सिंपल एक्सरसाइज, अंदाज़ा लगाएं आप। लैला केयरफुली एग्जामिन द बग sitting on the leaf. She noticed that it had 6 legs and a hard shell, ठीक है। Leila had never seen a bug like this before. She grabbed her magnifying glass जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, एंड कैमरा, ये दो चीज़ें वो लेकर आई। आगे इस टेक्स्ट की बेस पे हमने इन्फ्रेंस करनी है, हमने क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करने हैं। तो व्हाट डू यू थिंक लैला विल डू नेक्स्ट, कि वो स्क्रीम यानी कि चीख मारेगी, या फिर शी विल टेक अ पिक्चर ऑफ द बग, शी विल रन अवे, और शी विल स्केयर द बग अवे। तो व्हाट डू यू थिंक कि लैला का नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट। बिकॉज शी हैज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द कैमरा, सो वी कैन अज्यूम दैट शी विल take a picture of the bug. Then there is this second question, what do you think about Laila? She's helpful, she's afraid of bug, she's very curious, she likes to play with bugs, so she's very curious. C ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, कि वो मुतजस्सिस है, वो चीज़ों के बारे में जानना चाहती है, ठीक है। Then there is this another paragraph, please read it out. Taimur looked at the clock, grabbed his book and ran to the bus stop. When he got to the bus stop, he realized that he had forgotten his lunch. Taimur ran back to the house and grabbed his lunchbox. When Taimur got back to the bus stop, he saw that the bus has gone. तो इस टेक्स्ट को बेटा आपने जहन में रखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। व्हाट वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब तैमूर,
कि वो प्लेफुल है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, वरीड है या एक्टिव है। तो मेरे ख्याल में तो ही इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड, कि उसको चीज़ें ऑर्गेनाइज करना नहीं आती, उसने अपना लंच नहीं रखा, वो लेट था। What do you think he will do? He will walk to school, read a book, tell his parents, cry? No, he will walk to school, कि वो स्कूल पैदल चल के जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, इसको पढ़ें और अब आप इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद आंसर करने की कोशिश करें। Zain hoped to get an email from his friend Daniel. Zain met Daniel at an under-15 hockey tournament in Quetta. Daniel promised to write and send him his pictures. Zain loves to have friends from different places and hopes to see Daniel next season. जी, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि यू कैन इन्फर दैट द बॉयज़ आर ऑफ द सेम एज बिकॉज, वजह क्या है? तो वजह उसकी ये है कि बिकॉज दे प्लेड इन दी सेम हॉकी टूर्नामेंट। तो जब एक अंडर 15 में आप मतलब खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे जितने भी हैं वो अंडर 15 एज के हैं। If Zain does not get an email from Daniel, he will probably feel angry, worried, excited, disappointed. तो आपको जैन के रवैये से क्या लगता है कि वो एंग्री होगा, वरीड होगा, एक्साइटेड होगा या फिर डिसअपॉइंटेड होगा? प्लीज़ अपना आंसर कमेंट्स में लिखकर बताएं। मूव ऑन बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। Aksa wanted a pet. She went to a bookstore to buy a book about rabbits. Then Aksa and her father built a pen for her new rabbit. यहाँ पे पेन नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा डेन, ठीक है, DEN, डेन। ये बाय मिस्टेक जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है बेटा। तो इसी बेस पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आप आंसर करें कि अक्सा वेंट, अक्सा कहाँ पे गई? बुक स्टोर में गई, बिकॉज शी वांटेड टू लर्न अबाउट और अबाउट नॉट ऑल पेट्स बट ओनली अबाउट रैबिट्स। उसके बाद ये डायलॉग बेटा ताहिर वाला जो है वो सेक्शन इसकी रीडिंग दें और जो नीचे क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश करें। जी, तो इसका आंसर ये बी होगा, ठीक है। और इसको रीडिंग दें, मोइन एज योर बॉस। जी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कि मोइन साहब को नौकरी से निकाला जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 है बेटा। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 है। प्लीज़ रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। सम आर सिंपल comprehension questions and some need you to infer the implied meanings, ठीक है। सादा सी कहानी है आपके सामने, एक्सरसाइज है इम्प्लाइड मीनिंग को जो है वो समझने के लिए। तो इसको ज़रा स्टोरी को पढ़ें और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें। The new school, a new girl named Tyra started school.
The other children were not sure they liked her. She doesn't like to play badminton, said Sanam. She always busy drawing in her sketchbook, said Kulsoom. No one really talked to her. They thought she was strange. Tahira was very sad. She really wanted to make new friends, but didn't know how. She asked her mother for advice. How should I get others to like me? Asked Tahira. Just be yourself, said mother. You will make friends soon enough. School was very hard for Tahira. No one talked to her or asked her to join in any games. Then one day, Mrs. Khan told the class about a contest. Everyone would have a chance to design the cover of the school yearbook. The winner would also get a set of paints and brushes. Everyone was talking about the contest. They all had different ideas. That night, Tahira went home and began working on the cover for the school yearbook. She worked every night for a week to make her design perfect. On the day of the contest, Tahira carefully packed her design in her bag. She wondered what the others would think of her drawing. She could hardly wait to hand it in to Mrs. Khan. When she arrived at school, Mrs. Khan asked everyone to display their designs on the notice board. Slowly and carefully, Tahira walked to the front of the class and was the last one to hang her picture on the board. As she walked away, she heard others gasp. Tahira, this is incredible. Did you do this on your own? Asked Mrs. Khan. All the children gathered around Tahira's picture. She had created a college collage of all the students' faces, each one she had carefully drawn. The children began to point and call out, Hey, that's me. How did you do that? What a great artist. That day, Tahira had a lot of people to eat lunch with. The girls asked her to play with them. Mother was right, she did make friends. Okay, that was a simple story about a new girl who comes to school, and now you have to answer the questions. What does होगा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है. Tahira like to do, so she likes to draw. How does Tahira feel about her new school? So she wishes she had friends. ठीक है. Why did Tahira walk slowly and carefully to the front of the classroom? Because she was nervous. अब ये जो है टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ये इम्प्लाइड मीनिंग है. ठीक है, हमने इन्फर करना है, अंदाज़ा लगाना है क्योंकि वो सबसे आखिर पे क्यों गई और वो आहिस्ता से क्यों चली. इस वजह से क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो नर्वस थी. वाई डिड चिल्ड्रन गैस्प व्हेन दे सॉ ताहिरा's पिक्चर. ठीक है, बच्चे जो थे वो ऑब्वियसली गैस्प जब करते हैं तो आप इट मीन्स कि बच्चे सारे जो थे दे वर सरप्राइज्ड एट हाउ गुड हर ड्राइंग वाज. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Then there is question number 5 at the end of the story. How does Tahira feel about her new school? She does not like it. She likes her new school. She wants to go back to her old school. She wants to stay home. ठीक है, at the end of the day she likes her new school. ठीक है. जी नेक्स्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दिया गया है डेनोटेशन का और कॉनोटेशन का, कि जब कभी भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं
तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। और जब कभी भी हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहली हमारी इंस्टिंक्ट क्या होती है कि हम डिक्शनरी ओपन करते हैं और उस वर्ड का मीनिंग जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्फाज होते हैं उनके जो ट्रू मीनिंग्स होते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग्स होते हैं, वो डिक्शनरी से हट के या डिक्शनरी की जो स्कोप है, स्कोप से कहीं आगे होते हैं। जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको हम कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग, और जो इम्प्लाइड मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। कि ये जो लफ्ज़ है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा, इज़ 5 years ओल्ड। तो उसको मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया कि दे हिट द नेल्स विद हैमर्स। अब उसके माइंड में नेल्स जो था उसका मीनिंग जो था वो नाखून था। उसको नहीं पता कि नेल्स जो है इसका एक और मीनिंग भी होता है जिसका मतलब कील होता है, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो गया कि भाई नेल्स जो थे उस पर हैमर क्यों मारे, ऐसे तो दर्द होगा। तो मैंने फिर उसको बताया, मैं नेल लेकर आया, मैंने कहा कि बेटा ये कील जो होते हैं, ठीक है, इसको भी नेल्स कहा जाता है। तो जो एक मीनिंग होता है वो एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, बल्कि उसके ढेर सारे मीनिंग्स होते हैं, लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लुक फॉर द राइट मीनिंग, कि जो राइटर है उसने कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। ठीक है जी, डेनोटेशन की आगे डेफिनेशन दी गई है कि इट इज़ अ वर्ड, इट्स लिमिट्स एक्सप्लिसिट मीनिंग, के वो मीनिंग जो वाज़े नज़र आ रहा होता है। कॉन्टेटिव मीनिंग जो है इट इज़ दी एडिशनल मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग के अंदर जो है वो हमें एग्जांपल दी गई है, वर्ड है स्नेक, ठीक है। स्नेक का जो वर्ड है उसकी डेनोटेटिव मीनिंग अगर आप देखें डिक्शनरी मीनिंग, तो डिक्शनरी मीनिंग जो है वो उससे मुराद है सांप। अब सांप जो है वो एक जानवर होता है जो कि जहरीला होता है, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, इट इज़ लेगलेस, उसकी टांगें नहीं होती, रेप्टाइल है, लंबी बॉडी है, ठीक है। इस टाइप के मीनिंग्स जो हैं वो डिक्शनरी के अंदर लिखे हुए होंगे। लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग जो हैं वो कॉनोटेटिव मीनिंग इसके थोड़े से डिफरेंट हैं, जिसके साथ आपके इमोशंस जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके जो है वो कॉनोटेटिव मीनिंग देखना चाहें तो एक ईवल पर्सन या एक बुरा शख्स या एक ऐसा शख्स कि जिससे आपको ख़तरा लाक हो, उस में उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसके मीनिंग्स को लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का अगर जो है वो आप मीनिंग डिक्शनरी में देखें तो वहाँ पर इसका मतलब होगा फेमस, पॉपुलर, और एक ऐसी चीज़ जो कि दूर दूर तक जिसकी पहचान हो, जिसको लोग जानते हों, ठीक है। लेकिन अब इसके जो मीनिंग्स हैं वो हम इसको, अब हमें मतलब इसकी डेनोटेशन अगर देखना चाहें तो वो तो ये है मशहूर होना। लेकिन इस वर्ड को हम किस मतलब कॉनोटेशन में या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं कि हम किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि कायद-ए-आज़म वाज़ अ नोटोरियस मैन या अल्लामा इकबाल वाज़ अ नोटोरियस मैन, या जैसे यहाँ पे लिखा है कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी इज़ अ नोटोरियस मैन। नोटोरियस नहीं हम कह सकते, नोटोरियस का बेसिकली मतलब है बदनाम है। अब बदनाम भी मशहूर होता है, और वैसे फेमस जो है वो मशहूर होना, वो भी मशहूर होना है, ठीक है, जान पहचान होना। तो डेनोटेशन का हमें इल्म होगा तो तब हमें पता चलेगा कि हम कौन से वर्ड्स को कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है मतलब कॉनोटेशन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी के लिए ये जो वर्ड नोटोरियस इस्तेमाल किया गया, अब आप अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि नोटोरियस का वर्ड जो है वो बदनाम की सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ये हमें पता है कि इट इज़ नॉट दी appropriate word फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ मौलाना अब्दुल सत्तार
ed, ठीक है. So the difference in the meaning between these the following word can be seen in the following lines, ठीक है. अब आगे जो है वो एक और एग्जांपल आपको दी गई है. अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स बट अ होम इज़ मेड ऑफ लव एंड वार्मथ. अब हाउस का मतलब भी घर है और होम का मतलब भी घर है, लेकिन आप दोनों की जो मतलब के डेनोटेटिव और मतलब कॉनोटेटिव मीनिंग जो है उनको आप देखें तो हाउस का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, घर, एक इमारत, उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है. और होम जो है वो उसको एक दूसरी फैमिली की सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. Now there is exercise number 3. Read the following statements. You would notice that not all information is stated directly and you have to infer the implied meanings, ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वाजे नहीं है, आपने उसमें से मीनिंग निकालना है. प्लीज़ इसको खुद अटैम्प्ट करें. Firoza had many shoes in her cupboard. They kept getting mixed up. She had to look and look for the shoes that she needs at times. Finally, she got some shoe boxes. What will Firoza do next? ठीक है. अब अगला स्टेप उसका क्या होगा, ठीक है. इसको आपने डिटरमिन करना है कि इट इज़ ऑप्शन ए और इज़ इट ऑप्शन बी. एक उसके बाद दूसरी सिचुएशन है. When a poet describes beautiful flowers, bright sunshine and happy childhood, you might conclude that the poet has a negative outlook of life या फिर positive outlook of life. Now you जो हैप्पी सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट किए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि एटीट्यूड जो है उसका लाइफ की जानिब पॉजिटिव है. द टीम मैनेजर हैज़ टू चूज़ प्लेयर्स फॉर द क्रिकेट टीम. he chose most of them and only Shoaib Akhtar was left. We can infer that Shoaib Akhtar was the best player. Shoaib Akhtar was not a very good player. तो ठीक है, जो ये एटीट्यूड है उसका टीम मैनेजर का, उससे हमें ये लग रहा है कि शोएब अख्तर वाज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर. ठीक है. इसी पैटर्न पे बेटा नंबर 4 और नंबर 5 जो है इनको आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, अपनी अपनी बुक से देखकर. नंबर 4 का मुझे आंसर जो है वो कमेंट्स में बताएं और उसके बाद नंबर 5 का आंसर भी आप जो है वो कमेंट्स में मुझे बताएं. जी प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद आप आ जाएं, एक्सरसाइज नंबर 4 है. ईच आइटम इन दिस एक्सरसाइज डिस्क्राइब्स अ फेमस पर्सन. इन्फर द नेम ऑफ द पर्सन डिस्क्राइब्ड. ठीक है कि एक्सरसाइज में जो है वो किसी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है. पर्सनैलिटी का नाम नहीं लिया गया, आपने उसको पर्सनैलिटी को गेस करना है. ही वॉज अ फेमस अफ्रीकन अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट, एंटरटेनर एंड बिजनेसमैन. ही वॉज फेमसली नोन एज द किंग ऑफ पॉप, द सेवंथ चाइल्ड ऑफ जैक्सन फैमिली. ठीक है, तो जैक्सन का वर्ड आ गया, इसे हमें एक जो है क्लू मिल जाता है. ही मेड हिज डेब्यू as an entertainer as a member of the Jackson 5. His 1982 album Thriller remains the world's best-selling album of all time. He died in June 2009. तो this paragraph is about आप क्या guess कर सकते हैं कि ये paragraph किसके बारे में है? If you can guess, please write it down in the comment section.
तो इट इज़ अबाउट माइकल जैक्सन, ठीक है। तो नाउ प्लीज़ रीड आउट द सेकंड पैराग्राफ. He was born in Quetta and was the Chief Justice of Pakistan. He was suspended by President General Musharraf on March 9, 2007. The move sparked historical liars movement, which led to his reinstatement by an order of the Supreme Court. ये कौन से वो जस्टिस थे जिनको जो है वो मुशर्रफ साहब ने माजूल किया था और फिर लायर मूवमेंट हुई और उसके नतीजे में उनको रीइंस्टेट किया गया? जी किसी को पता है कौन से चीफ जस्टिस थे? तो ये थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ठीक है। शी इज़ द क्वीन ऑफ सूफी म्यूज़िक. Her forte is Kafi and Ghazal, and she is known for a particularly stunning voice. She sings Sindhi, Urdu, Saraiki, Punjabi, Persian. She has attained legendary status in South Asia, especially within her home province of Sindh. She is the recipient of Pride of Performance and Sitara Imtiaz. The person described is आबिदा परवीन का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्लीज़ पैराग्राफ नंबर 4 को पढ़ें और पैराग्राफ नंबर 5 को पढ़ें. 5 नंबर पढ़ लें, ठीक है, और इसको गेस करने की कोशिश करें कि इसके अंदर कौन से पर्सनैलिटी का जिक्र किया जा रहा है. आपको अगर नहीं पता तो यू कैन यूज़ गूगल, और गूगल की मदद से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. Please come on exercise number 5. Read the following two situations. What do you think is implied in each? You can infer कि what you can infer कि आपको इसमें से क्या समझ आ रही है, आप क्या इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं. You are a high school student sitting in a class when a substitute teacher walks in and announces that your regular teacher is ill. You erupt in applause. The desk for order but the louder. Everyone in the class, including substitute, raps his knuckles on students, ignores him, and talks louder. जी, तो इससे आपको क्या मीनिंग मिलता है? इससे हमें ये मीनिंग मिलता है कि जो टीचर थे वो अनपॉपुलर थे और उनके बीमार होने की स्टूडेंट्स को खुशी हुई है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो न्यू टीचर हैं उनका कोई ख़ास जो है वो रोक दबा नहीं है और उनके लिए डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है. इसके बाद दूसरी सिचुएशन है इनफर वाइस an accident that almost occurred at the research laboratory where I work resulted in countless meetings to discuss the incident and to take steps to prevent it from happening again. Afterwards, a colleague wrote this note on the blackboard in his laboratory: work safely, accidents cause boring meetings. ठीक है. तो इन्फर व्हाट द कोलीग वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस नोटिस, कि आप जो है वो गेस करने की कोशिश करें कि ये जो नोटिस बोर्ड पे लिखा गया कि वर्क सेफली, एक्सीडेंट्स कॉज बोरिंग मीटिंग्स, इससे वो शख्स जो है क्या कन्वे करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है. इसी पैटर्न पे प्लीज़ लुक एट एक्सरसाइज नंबर 6. Here are some more situations. Below each you will see two possible implied meanings marked A and B. Choose the one you think is more logical, ठीक है. Before touching the safe, the thief slipped
on a pair of thin rubber gloves. रीज़न क्या थी? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है. कैन यू आंसर द फ़ोन? आई एम कुकिंग. शी हेट्स आंसरिंग द फ़ोन या शी इज़ टू बिजी टू आंसर द फ़ोन. तो ऑप्शन बी इज़ अगेन करेक्ट. And please look at number 3. Although he has a car, he walks to his office every day and is healthier than his colleagues. He walks to his office to keep fit. Obviously option A. इसी पैटर्न पे बेटा प्लीज़ सॉल्व नंबर 4 और उसके बाद नंबर 5. इनको दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें. इसके बाद नंबर 6 है, इसको देखें. Then there is 7, 8 and 9. Please solve them. Try to guess what are the meanings of the things. फाइनली 10 नंबर है, तो ये 9 और 10 के आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें बेटा. जी तो 9 नंबर जो है, अगर आप if you look at it, whenever I pass Mr. Wasim's house, I see him working in his garden. ठीक है, तो दो इसके पॉसिबल मीनिंग्स जो लिखे गए हैं कि मिस्टर वसीम कैन नॉट अफोर्ड टू हायर अ गार्डनर. नंबर 2 है मिस्टर वसीम एंजॉयज़ गार्डनिंग. तो ऑप्शन बी जो है वो ऑब्वियसली करेक्ट होगा कि मिस्टर वसीम जो है वो गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं. 10वां जो है वो अंजुम्स वाइफ इज़ वरीड बिकॉज अंजुम स्मोक्स फार टू मच. वो वरीड क्यों है, वजह क्या है कि नंबर 1 पे ही इज़ रूनिंग हिज हेल्थ और बिकॉज मनी. तो मेरे ख्याल से मनी की निस्बत जो है वो हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, तो इसी पैटर्न पे बेटा कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग जो है, ठीक है, ये मतलब कॉनोटेटिव इसके मीनिंग्स हैं जो कि आपने देखे. इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज नंबर 7 है बेटा. Here is a short story about a merchant and his servant. Read the story and infer the hidden or implied meanings. Answer the questions. कि छोटी सी कहानी है एक मर्चेंट और उसके सर्वेंट के बारे में. कहानी को आप जो है पढ़ें, इन्फर करें जो इसके हिडन या फिर इम्प्लाइड मीनिंग जो हैं वो आखिर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप आंसर करें. A merchant and his servant. One day, a rich merchant of Baghdad sent his servant to market to buy food. The servant returned very quickly and rushed into his master's room, his eyes wide and terrified, his whole body shaking with fear. Master, he cried, as I was walking through the crowded market, a woman struck against me and she nearly fell. When I turned to help, I saw it was death, and she raised her hand and was about to lay it on me. I ran from that evil place and did not look back. Now I must escape from this town at once. But how do you know that this woman was death? Asked the merchant. I knew her perfectly, replied the man, and his voice dropped to a whisper as he remembered the frightful minute when he looked into her face and recognized her. I have good reason to know her, continued the servant. I was alone with her face to face for 6 long days and nights 2 years ago when I had fever. And once, only a month ago, she looked at me in face when a man
when a madman threw his knife at me above my heart. Please lend me your fastest horse, and I will ride like the wind to Samara, where I shall be safe. The merchant lent the poor man a horse, and watched him disappear along the road to the north in the clouds of dust. One day the merchant walked to the market and looked around for the woman, until he at last saw a woman who was stranger to him. He greeted her and told her who he was. Are you the same woman who raised her hand in order to take my servant? He asked. I did not mean to take him. Then she replied. I raised my hand in surprise. I was surprised to see your servant in Baghdad today, because I arranged long ago to meet him in Samara tonight. Now you have to answer the given questions. Why was the servant frightened? Number one, the servant was frightened because he saw a woman who he thought was death. Why did the servant think would What did the servant think would have happened to him if the woman had laid her hands on him? He thought that if the woman had laid her hands on him, he would die. कि अगर वो हाथ लगाने में कामयाब होगी तो वो मर जाएगी. How did the servant recognize the woman? The servant recognized the woman because he was sick 2 years ago, and a month ago he also came face to face with death. So that is how he came to recognize that this woman was personification of death. What did the woman mean when she said to the merchant that she did not intend to take the servant in Baghdad, as she was expecting him in Samara tonight? जी, अब ये इम्प्लाइड मीनिंग आएगा. ठीक है, इसमें से इसका जो है वो डायरेक्ट आंसर जो है वो नहीं दिया गया टेक्स्ट के अंदर. तो आप अब जो है वो दोबारा आखिरी पैराग्राफ और आखिरी से ऊपर वाला पैराग्राफ उसको रीडिंग दें और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें. जिन लोगों के जहन में आंसर है वो अपना कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपना आंसर जो है वो मुझ तक कन्वे करें. व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी? पांचवा क्वेश्चन. अब आप मेन पॉइंट को भी बना सकते हैं, ये खुद आप पे डिपेंड करता है. तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है बेटा, इनके आंसर जो हैं वो टाइप करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड करें. यू कैन टेक 2 to 3 minutes and I'll be waiting for your answers. Okay, you move on to next page please. Exercise number 8. Read the following and infer what is implied in each. Do you know that girls are clever than boys? No, I don't know. You see. जी, इम्प्लाइड मीनिंग अब आपने, ये छोटी सी फ्रेज़ है लतीफ़ा सॉर्ट ऑफ, इसका आपने जो है वो इम्प्लाइड मीनिंग ढूंढना है कि इसमें से इम्प्लाइड मीनिंग क्या है. ये जो आखिरी वर्ड्स हैं यू सी, सारा जो लतीफ़ा है या जो सारा इम्प्लाइड मीनिंग है वो इसके अंदर छुपा हुआ है. उसके बाद दूसरा है दिस टीवी सेट इज़ एज गुड एज न्यू. इट वाज ओन्ड बाय एन ओल्ड लेडी
who hated advertisements and Phil. Why does the advertisement claim that this TV is as good as new? जी तो why does the advertisement claim that this TV set is as good as new? तो answer is because she hated advertisement and on television there is nothing without advertisement, तो it means कि उसने टीवी की जो है उसको बहुत रेयरली या ना तकरीबन यूज़ नहीं किया, ठीक है. सो इट इज़ एज गुड एज न्यू. उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा डायलॉग है, इसको पढ़ें. डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? द बॉस आस्क्ड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज. यस सर, द न्यू एम्प्लॉई रिप्लाइड. वेल देन that makes everything just fine. The boss went on. After you left work early yesterday to go to your grandmother's funeral, she stopped in to see you. So that is joke. What is implied in the sentence? After you left work early yesterday to go to your grandmother's funeral, she stopped in to see you. इसका क्या मतलब है जी? आप बताएं. इट इज़ वेरी फनी थिंग. नंबर 3. तो इट इम्प्लाइज़ के वो जो एम्प्लॉई है या वो जो शख्स है उसने झूठ बोला कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो उनका फ्यूनरल है और मुझे उधर जाना है. मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक दोस्त थे, वो हर साल अपनी नानी या दादी को मार लिया करते थे और इसी बहाने 2-3 छुट्टियाँ जो हैं वो किया करते थे, ठीक है. ओके जी. रीड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. अब बेटा मैंने आपको जो है वो 8 एक्सरसाइजेज खुद करवाई हैं, ठीक है. नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू कि अब आपने ख़ुद बेटा इन चीज़ों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है. तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसको आपने पढ़ना है, पहले रीडिंग देनी है और उसके बाद जो इसके आखिर पे क्वेश्चंस हैं उनको आपने आंसर करना है. स्टोरी थोड़ी लेंथी है और आफ्टर दैट यू विल हैव टू अटैम्प्ट इट. तो प्लीज़ इसको अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में ओपन करें. 10 मिनट्स आप लोग ले लें, ठीक है. 10 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास. इसको स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज नंबर 9 में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप अटैम्प्ट करें, ठीक है बेटा. ये इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से रीडिंग दें और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आखिर में उनको अटैम्प्ट कीजिएगा.
स्टोरी को उम्मीद है अब तक आप लोगों ने रीडिंग ले ली होगी, बिकॉज आई हैव रेड इट। तो अब आपने जो है वो यू हैव लर्नड अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम इंदरातीज एक्सपीरियंस। नाउ यू विल यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी टू हेल्प यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। होम्स होते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स थी, ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कार्ड्स का। ट्रेड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स थे। गोल्ड का ट्रेड किया जाता था, सिल्वर का, टर्कॉइज़ का, इसके अलावा स्पाइसेस और सारी चीज़ें जो है इनका ट्रेड किया जाता था। एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एम्प्लॉयमेंट लोगों का मेन पेशा जो था वो एग्रीकल्चर था, और उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा पेशा जो था वो ट्रेड था। स्किल्स, ऑब्वियसली स्किल्स लोगों के पास थे, मतलब कि वहाँ पे क्राफ्टमैन जो थे वो थे। रिलीजन जो है वो रिलीजन का कोई ख़ास जिक्र वहाँ पर नहीं आया। क्लोथ्स जो हैं वो लोगों के पास बिल्कुल थे और अच्छे टाइप के क्लोथ्स थे, ठीक है। रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड देन फॉर ईच कोटेशन ट्राई टू इन्फर व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू टेल अस, ठीक है। कुछ लाइंस जो हैं वो मतलब कहानी में से उठाकर आपको दी गई हैं बेटा। इसको आपने खुद अटैम्प्ट करना है। प्लीज़ टेक 5 to 10 मोर मिनट्स, और इसको जो है वो जो इनके एम्प्लॉयड मीनिंग्स हैं, जितनी भी कोटेशंस दी गई हैं उनको आप जो है वो बेशक अपनी बुक्स पे नोट कर लें, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जो है वो जिसकी समझ आती है उसको शेयर करते जाएं। जी, पहला क्वेश्चन कि वाई इंडस वैली, क्यों जो है वो जो कि एक ज़माने में फर्टाइल और प्रॉस्परस हुआ करती थी, बैरन क्यों हो गई है। तो इसकी मुख्तलिफ रीज़न हैं कि टाइम गुज़र गया, मतलब क्लाइमेट चेंज इसकी पॉसिबल रीज़न हो सकती है, अर्थक्वेक्स जो हैं वो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, या फिर अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं उन्होंने आके तो इस सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, ठीक है। दूसरा, इट हैड बीन स्लो जर्नी, दे हैड कैरिड विद देम एवरीथिंग दे ओन्ड, देयर पोजेशंस वर पैक्ड एंड लोडेड ऑन बुलक कार्ट्स and they could travel as slow as their slowest cart. What does the writer mean by the expression they could travel as slow as their slowest cart? इसका क्या मतलब है जी, गैस करने की कोशिश करें। शाबाश, समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जो मेरे नज़दीक इसकी पॉसिबल सेंस है वो ये है कि चूँकि उस ज़माने में सफ़र जो है काफ़लों की शक्ल में किया जाता था, तो ज़ाहिर है काफ़ले को जो है वो साथ लेकर चलना होता है, तो जो सबसे आहिस्ता चलने वाला छकड़ा या सबसे आहिस्ता चलने वाला जो मतलब घोड़ा है, तांगा है, उसको भी साथ लेकर चलना है, तो लिहाजा सफ़र जो है वो बहुत ही आहिस्तगी से किया जाता था। नेक्स्ट बेटा, टेक 5 to 7 minutes एंड सॉल्व ऑल दिस एक्सरसाइज। उसके बाद जो है वो यूनिट नंबर 8 है, उसमें हम दाखिल होते हैं। प्लीज़ 5 से 10 मिनट्स लें, और ये 3, 4 और 5 नंबर पॉइंट जो है इसको आप सॉल्व करें। इनके आंसर जो हैं आप वो बेटा कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्टोरी लाइफ इन द इंडस वैली यू हैव लर्नड व्हाई बर्ड्स वर टेकन aboard the ship. Today's ships do not carry birds for this purpose. What has replaced the birds? कि पुराने ज़माने में लोग जो है जब वो कश्ती पे सफ़र करते थे तो वो अपने साथ परिंदे लेके जाते थे। परिंदे जो है जब वो रास्ता लोग भूल जाते समुंदर में तो वो एक आध परिंदे को आज़ाद करते, वो परिंदा उड़ फ़ौरन ही ज़मीन की जानिब उड़ना शुरू कर देता था। ठीक है, तो इस तरह लोगों को जो है वो डायरेक्शन का पता चलता था। आज के ज़माने में जब कभी बहरी जहाज़ जो है वो समुंदर में सफ़र करते हैं तो वो अपने साथ परिंदे लेकर नहीं जाते। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने परिंदों को रिप्लेस किया है कि अब लोगों को परिंदों की सहूलत क्यों नहीं, ज़रूरत क्यों नहीं है समुंदर में अपना रास्ता ढूंढने के लिए। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जो आंसर आपके जहन में आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एक तो इसका पॉसिबल आंसर जो ये है वो ये हो सकता है कि बिकॉज ऑल द सीज हैव बीन चार्टेड, कि अब हमने जो है वो समुद्रों का नक्शा बना लिया है और उसमें हमें रूट्स जो हैं वो उनके नक्शे हमारे पास मौजूद हैं। तो इस वजह से अब जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बर्ड्स की। दूसरी चीज़ जिसने हमारी हेल्प की है वो है कंपस। जितने भी सी कैप्टन्स होते हैं उनके पास कंपस होता है और वो कंपस की मदद से अपनी डायरेक्शन जो है वो उसका तयन करते हैं और उनको बर्ड्स की अब जो है वो ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो है जिसने आके बिल्कुल ही बर्ड्स की जो रोल था उसको एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट एंड जीपीएस। जीपीएस जो है ये मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये सैटेलाइट्स की मदद से आपको आपकी लाइव लोकेशन जो है बाय यूजिंग इंटरनेट वो बता देता है कि आपकी लोकेशन क्या है और जो डेस्टिनेशन है उसका रूट भी आपको बताता है कि आपने इस रूट को फॉलो करना है और एस्टिमेटेड मतलब टाइम ऑफ अराइवल और आपकी स्पीड और हर चीज़ जो है वो उसके अंदर मॉनिटर हो रही होती है। तो दैट इज़ वाई वी नो लॉन्गर नीड बर्ड्स in order to keep ourselves safe and on track. Next question है the towns of the Indus Valley were cleaner and healthier places to live than many cities of other civilizations of the time. Choose a quotation from the story that supports this view. कहानी में से एक ऐसी लाइन ढूंढें जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों की सफाई सुथराई और उसकी हेल्दीनेस के बारे में बताती है। तो लाइन जो है उसको हम नज़र मारते हैं स्टोरी में जाके।
ये यहाँ पे कुछ लाइंस मौजूद हैं, ठीक है, कि इन द मिडल ऑफ द सिटाडेल देयर वाज अ ग्रेट बाथ, कि है हमाम थे लोगों के नहाने के लिए, और बहुत ही बड़े किस्म के हमाम थे, और इसको जो है वो रिलीजियस यानी कि मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वाटर को जो है वो ग्रेट प्यूरीफायर समझा जाता था, ठीक है। तो वाटर का सिस्टम भी अवेलेबल था। इसके अलावा गार्नरी का जिक्र है कि गार्नरी थी, यानी कि गला खाना जिसे कहते हैं, ठीक है, गला यानी कि ग्रेन या गंदम जो है वो स्टोर करने के लिए गार्नरी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये लाइन, इसके अलावा एक और यहाँ पे लाइन है जिसमें बताया गया है कि पूरे टाउन्स जो थे उस दौर के वो एक ही टाइप के लोगों ने प्लान किए थे, और वहाँ पे मतलब कि खाली ओपन किस्म की स्ट्रीट्स थी। वो लाइन जो है उसको आप कहीं पे ढूंढ लें इधर, अगर आपको नज़र आती है तो ऐसे जो है इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि जनाब ये जो उस सिविलाइजेशन के लोग थे देवर वेरी हेल्दी। प्लीज़ इसके बाद मूव ऑन टू यूनिट नंबर 8, और यूनिट नंबर 8 जो है वो यूनिट नंबर 7 से बिल्कुल कनेक्टेड है, मिलता जुलता है, और डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। डेनोटेटिव मीनिंग लास्ट यूनिट में भी आपने पढ़ा कि डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, और कॉनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं वो कौन सी मीनिंग्स होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, यानी कि हम सियाको सबाक की रोशनी में जो है वो अल्फाज के मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जी, तो डेनोटेटिव मीनिंग्स जो होते हैं, डेनोटेटिव मीनिंग्स का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट डायरेक्ट या फिर लिटरल मीनिंग जो डिक्शनरी से हम उठाते हैं, ठीक है, और एक वर्ड जो है उसके अंदर डेनोटेटिव मीनिंग भी होते हैं और उसके कॉनोटेटिव यानी कि इम्प्लाइड मीनिंग जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। इस यूनिट में आपको डेनोटेटिव मीनिंग्स और उन वर्ड्स का कॉनोटेटिव जो यूज़ है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जो है वो बताया जाएगा। इसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है डेनोटेशन की और कॉनोटेशन की। डेनोटेशन क्या है? डेनोटेशन इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डेनोटेशन, तो आप क्या बताएंगे कि डेनोटेशन इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। और दूसरा वर्ड है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का वर्ड जो है कॉन्टेक्स्ट यानी कि सियाको सबाक से निकला है, ठीक है। और connotation refers to the emotional suggestions or association that are connected with the word, कि जो हमारे जज्बात कनेक्टेड होते हैं एक वर्ड के साथ, या फिर जो उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हैं जो कि हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसको हम कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, ठीक है। समझा जाता है कि डेनोटेशन जो है वो डिक्शनरी मीनिंग है और कॉनोटेशन जो है वो इम्प्लाइड मीनिंग और उसके साथ जितनी और एसोसिएशंस होती हैं वो है, ठीक है। तो एक लफ्ज़ जो है उसके दोनों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। दोनों से मुराद के एक तो उसका डेनोटेटिव यानी कि लिटरल मीनिंग तो होगा ही होगा, और एक उसका कॉनोटेटिव मीनिंग यानी कि सजेस्टेड या फिर इमोशनल मीनिंग जो है वो उसका लाजमी होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि जो अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग्स हमेशा डिक्शनरी से या डिक्शनरी की जो लिमिट है उससे काफ़ी आगे होते हैं। डिक्शनरी जो है वो लिमिटेड है, और जो ह्यूमन माइंड है इट इज़ इनफाइनाइट, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो बेताशा वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स जनरेट कर सकता है, और एक वर्ड के साथ जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो एसोसिएट कर सकता है। तो डेफिनेशन तो अब आपको पता चल गई है डेनोटेटिव मीनिंग की, जनाब डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है। कॉनोटेटिव मीनिंग को अगर आप एक पर्सपेक्टिव में लें तो ये सोशल कल्चरल जो इम्प्लिकेशंस या फिर इमोशनल मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के। अब इसमें सोशल के हवाले से अगर जब हो रही है बात, हमारी कल्चरल के हवाले से बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ जो है वो एक वर्ड बड़ा मिसयूज़ होता है। मैं उसको मिसयूज़ कहूँगा क्योंकि मैं ज़ाहिर है इंग्लिश
इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो उसको एक और पर्सपेक्टिव में लेंगे कि ये मिसयूज़ नहीं होता, ये तो है ही है, ठीक है। शुगर का वर्ड है कि जनाब हमारे अपना फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार या फिर फ़लाँ जानने वाला जो है उसको शुगर हो गई है। अब शुगर का अगर आप डिक्शनरी खोलें तो शुगर जो है उसमें डिक्शनरी मीनिंग के अंदर आपको जो है वो बीमारी का ज़िक्र नहीं मिलेगा, बल्कि आपको शुगर जो है वो एक स्वीटनर के तौर पे मिलेगी, ठीक है। कि वो जो है वो स्वीट होती है, मीठी सी होती है, और वो स्वीटनर का रोल जो है वो अदा करती है बाकी चीज़ों के अंदर। जो बीमारी है उसका नाम शुगर नहीं है, उसका नाम डायबिटीज़ है। ये तो बीमारी जो है उसका नाम डायबिटीज़ है, लेकिन हमने चूँकि वो मीठे से होती है तो उसको चेंज करके शुगर बना दिया है, ठीक है। अब ये आप अगर किसी और मुल्क में चले जाएं तो आप कहें कि मुझे शुगर है, तो लोग आपका मुंह देखते रह जाएंगे। लेकिन हमारे कल्चर में और हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो है हमें ये चीज़ जो है वो पता चल जाती है कि जब कोई बंदा कहता है कि मुझे शुगर है, तो वी नो दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कि इसको डायबिटीज़ है, ठीक है। Denotative language is factual, connotative carries emotional overtone. A cooking recipe is denotative and an advertisement is connotative, ठीक है। कि जहाँ तक डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव लैंग्वेज का ताल्लुक है, तो डेनोटेटिव लैंग्वेज होती है वो फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बेस करती है, और जो आपकी कॉनोटेटिव लैंग्वेज है वो उसके अंदर इमोशनल ओवरटोन होती है, वो इमोशंस के ऊपर बेस करती है ज़्यादा, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे कुकिंग रेसिपी जो है अगर आप बोलें तो वो बिल्कुल फैक्चुअल होगी, लिटरल होगी, उसके अंदर कोई इम्प्लाइड मीनिंग नहीं होंगे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इतने देर आपने फ्राई करना है, तो वो एज़ इट इज़ जो है वो ट्रू है। और अगर आप किसी एडवर्टीज़मेंट की मिसाल लें तो एडवर्टीज़मेंट जो होती हैं वो कॉनोटेटिव जो है वो उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसकी रीज़न क्या है क्योंकि जितनी भी एडवर्टीज़मेंट है या मीडिया है, इसका ताल्लुक़ जज्बात के साथ होता है। ये आपकी फीलिंग्स को अपील करते हैं, और फीलिंग्स को अपील करने के बाद आपको जो है वो अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने पे मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन का जनाब ले लें एडवर्टीज़मेंट या, तो वो आप देखें कि मोबाइल फ़ोन है और उसके साथ जो है वो आप बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स ले रहे हैं, और वो पिक्चर देख के आपका दिल फ़ौरन बैठ जाता है, यार इतनी क्या कमाल की पिक्चर है भाई। और इसके बाद आप देखें तो जनाब वो जिसके हाथ में मोबाइल आता है वो डांस करना शुरू कर देता है। अब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि जब आपके हाथ में ये मोबाइल आएगा तो आप नाचना शुरू कर देंगे। वो डांस जो है वो बेसिकली हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो कंपनीज कन्वे ये करना चाहती हैं कि इफ़ यू विल हैव दिस मोबाइल फ़ोन यू विल बी अ हैप्पी इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये मतलब कि इसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो है। फिर सर्फ एक्सेल है, उसमें आप देखेंगे जनाब वो दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो दाग तो अच्छे होते हैं, दाग कैसे अच्छे होते हैं भाई, दाग तो अच्छे नहीं होते। लेकिन जब आप वो ऐड देखते हैं तो उसमें आपको एक और ही मीनिंग जो है वो मतलब नज़र आता है। और हमारे कल्चर में तो दाग अच्छे नहीं होते, लेकिन बहरहाल जो है वो उन्होंने जिस हिसाब से दिखाया है कि दाग अच्छे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि भाई वाकई यू शुड लेट योर चिल्ड्रन डू वट एवर दे विश टू डू, और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज़ के जो भी आपके दाग वगैरह हैं, दाग धब्बे हैं, वो सारे के सारे दे विल बी वॉश्ड अवे, सो देयर इज़ नो नीड, ठीक है। उसके बाद ये 3 पिक्चर्स हैं, लुक एट दीज 3 पिक्चर्स, इट इज़ a sort of exercise. What do you mean और सिंबलाइज कि इनका मतलब या इनका सिंबल जो है वो क्या है। तो रोज़ का फ्लावर जो है इसका पॉसिबल सिंबल क्या हो सकता है। हार्ट जो है ये लव का साइन है,
चांद तारा जो है ये भी ऑब्वियसली हमारा जो है वो नेशनल साइन है। तो इनके पॉसिबल मीनिंग्स जो हैं वो अब आपने देखने हैं, असेस करना है कि इनके पॉसिबल मीनिंग जो हैं वो मतलब कि एक तो अगर हम लिटरली देखें तो ये गुलाब का फूल है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसके मतलब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में कॉनोटेटिव मीनिंग में जाना चाहें तो गुलाब का फूल जो है वो मोहब्बत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अफेक्शन को शो करता है, इन्फेचुएशन को शो करता है, ठीक है। ऐसे ही हार्ट का साइन है तो हार्ट का साइन जो है वो अब लिटरली आप देखें तो इट इज़ अ साइन, लेकिन जो इसके साथ मीनिंग एसोसिएटेड हैं वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है जी। आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो चांद और जो सॉरी अपना रेड रोज़ है वो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, अच्छी फीलिंग्स ऑफ लव, अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड को शो करता है। चांद तारा जो है वो मज़हब इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कॉनोटेशन ऑफ हार्ट इज़ लव, अफेक्शन, काइंडनेस, डिवोशन, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं या ये सारे जो मीनिंग्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। Read these sentences and try to understand the connotation of each word. My mother thinks of herself as a homemaker. ठीक है। My mother thinks of herself as a housewife. My mother thinks of herself as a stay-at-home wife. जी तो सेंटेंस नंबर 1 है माई मदर थिंक्स ऑफ हर सेल्फ एज अ होम मेकर। अब होम मेकर जो है वर्ड अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें डिक्शनरी में, होम का मतलब घर होता है, मेकर का मतलब घर बनाने वाला, घर बनाने वाला कौन होता है? मिस्त्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखें तो हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि घर जो है वो तो औरत से होता है, ठीक है। कि इफ़ देयर इज़ अ वुमन इन द हाउस देन इट विल बी हाउस, अदरवाइज इट विल नॉट बी हाउस, ठीक है। तो मदर्स जो पर्टिकुलरली होती हैं उनका जो रोल होता है घर के अंदर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो घर के अंदर मतलब बैलेंस कायम रखती हैं और वो जो है वो मतलब कि सफाई सुथराई मेंटेनेंस जो है वो हर चीज़ उसका ख्याल रखती हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो वो उनका ख्याल रखती हैं, ठीक है। तो वो दे मेक द होम, ठीक है, कि वो घर को घर बनाती हैं। माई मदर थिंक्स ऑफ हर सेल्फ एज अ हाउस वाइफ के इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है कि हाउस वाइफ के तौर पे वो अपने आप को सुनती हैं। हाउस वाइफ, हाउस घर, वाइफ घर की बीवी, लेकिन इसका जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है वो और है कि अ वुमन हु हैज़ नो जॉब and who stays home to take care of the house and the family, ठीक है। माई मदर थिंक्स ऑफ हर सेल्फ एज अ स्टे एट होम वाइफ कि मेरी वालदा जो हैं वो अपने आप को स्टे एट होम वाइफ समझती हैं, ठीक है। स्टे एट होम वाइफ जो है इसका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर हम इसकी टोन का जायज़ा लेना चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि शी विशेज़ टू गो आउटसाइड, शी विशेज़ टू वर्क, हाउएवर शी इज़ अनएबल टू डू सो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ हाउस वाइफ का एक्सप्रेशन जो है वो तो औरतें कॉमन यूज़ करती हैं, लेकिन स्टे एट होम वाइफ जो है वो बड़ा लेस और रेयर यूज़ होता है। तो इससे थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है बेटा। अब तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ तो यू कैन आस्क मी। ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें जम्बल्ड हैं थोड़ी सी जी। तो जैसे आपने देखा कि हर एक वर्ड जो है डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनके डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स जो हैं वो होते हैं। और एक वर्ड के जितने ज़्यादा शेड्स हैं वो सारे के सारे शेड आपको एक ख़ास किस्म की डिक्शनरी के अंदर मिलते हैं और उस डिक्शनरी को हम कहते हैं थीसारस। थीसारस जो है ये एक वर्ड के जितने सिनोनिम्स और जितने एंटोनिम्स होते हैं
उनकी इसके अंदर जो है वो लिस्ट मौजूद होती है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे 2-3 एग्जांपल्स लिखी गई हैं, ठीक है। ये ऊपर तो थोड़ा सा मिक्स्ड है, नीचे जो है वो आप देखें तो ये बल्कि एक वर्ड है सटल, SUBTLE, सटल, ठीक है। इसके डिफरेंट जो लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। सटल का मतलब एस्ट्यूट, कीन, क्विक, फाइन, एक्यूट, शार्प, श्रूड। अब शार्प और कीन जो है ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। मीनिंग इनका शेड जो है वो टोटली डिफरेंट है। परसेप्टिव जो है ये भी उसका सटल का मीनिंग आता है, लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग, पेनिट्रेटिंग, कैशियस, वाइज, क्लेवर, इंटेलिजेंट। उसके बाद एक और शेड दिया गया, डिफरेंट शेड दिए गए कि एक जो है सटल माइंड जो है, अगर उसके हिसाब से आपने वर्ड्स को यूज़ करना हो तो वो ये वर्ड्स हैं। सटल प्लान, अगर प्लान के हवाले से है तो उसमें क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, विली, आर्टफुल, डिविशियस आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर है ये थोड़ा सा मतलब जम्बल्ड है, तो ये अंडरस्टेटेड की सेंस में जो है म्यूटेड, सबड्यूड। अब आप देखें डेलिकेट का वर्ड मतलब नाजुक होता है, क्विक का मतलब होता है तेज़, लेकिन ये एक ही वर्ड के डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स हैं। और in order to understand these different shades of meaning, you will have to keep a sharp mind, कि आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो इन मीनिंग्स को समझ पाएंगे। The word commitment can have two meanings. The couple has a commitment to each other. Uh, Words have different connotations, that is different implied meanings होते हैं। तो कमिटमेंट जो है, अब ये असल में कुछ चीज़ें यहाँ पे पीछे जंबल हो गई हैं पिक्चर के पीछे, दे आर हिडन, सो आई एम अनएबल टू रीड देम आउट, ठीक है। तो connotation is an emotional connection to a person, denotation a pledge to do, ठीक है। कमिटमेंट जो है वो उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है अ प्लेज टू डू, के एक ऐसा वादा जिसको आप करते हैं और आप उसको लेकर चलना होता है, ठीक है। इसके बाद दो मज़ीद वर्ड्स का कंपैरिजन आपके सामने किया गया है। एक वर्ड है स्लेंडर और एक वर्ड है स्किनी। स्लेंडर का मतलब भी दुबला पतला होता है, स्किनी जो है इसका मतलब भी दुबला पतला होता है। लेकिन स्लेंडर का जो वर्ड है इट इज़ यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। स्किनी का मतलब जो है, स्किनी वर्ड इज़ यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है। बोथ वर्ड्स आर फाउंड अंडर द हेडिंग थिन, कि दोनों का मतलब जो है वो थिन है इन द थिसरस, but slender has positive connotation while skinny does not. If you read, the slender lady walked down the street and the skinny lady walked down the street, तो दो डिफरेंट इमेजेस हैं। स्किनी का मतलब बिल्कुल मरा हुआ, मतलब कि बिल्कुल जिसकी हड्डियाँ निकली हुई हों। स्लेंडर का मतलब दुबला पतला और स्मार्ट, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इतना पतला है कि जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। स्किनी का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला, कि इतना कि वो उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं और वो अगली बदनुमा जो है वो बदसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू रीड दी सेंटेंसेस तो आपके जहन में जो है वो दो वेरी डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और इवन दो दी वर्ड्स आर सिमिलर, के अल्फाज मिलते जुलते हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो और जो इमेजेस आपके माइंड में जनरेट होते हैं, द स्लेंडर लेडी वॉक डाउन द स्ट्रीट, इससे एक डिफरेंट इमेज जनरेट होगा। द स्किनी लेडी वॉक डाउन द स्ट्रीट, इससे एक टोटली डिफरेंट इमेज जो है वो जनरेट होगा। A thesaurus will be a valuable tool in such situation where you want to know what exact word with an exact connotation you want to use, कि आप जो है कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं
उसके लिए थिसारस जो है इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल, ये आपकी बहुत जो है वो हेल्प करता है. अम्मी यू वॉन्ट बिलीव हाउ चीप दिस आउटफिट इज़. माई मदर stared at me and said inexpensive not cheap. अब cheap का वर्ड हमें जो है वो बचपन में सिखाया गया था कि cheap का मतलब क्या होता है, सस्ता. ठीक है. और लेकिन आजकल अगर हम इसको मतलब कॉनोटेटिव उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीप का मतलब है घटिया. ठीक है. तो वो बच्ची कहती है कि अमीन देखें कि ये जो ड्रेस है कितना चीप है. मदर जो है वो घूर के देखती हैं और वो ये कहती हैं कि यूज़ द वर्ड इन एक्सपेंसिव नॉट चीप प्लीज़. कि इन एक्सपेंसिव का वर्ड आप इस्तेमाल करें. तो इन एक्सपेंसिव का वर्ड जो है वो प्रॉपर मीनिंग कैरी करता है. चीप जो है उसकी डुअल मीनिंग है. इट कैन बी सस्ता एज वेल एज घटिया. ठीक है. क्योंकि दोनों मीनिंग जो है वो सेंटेंस के अंदर फिट होते हैं. तो लिहाजा हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि डुअल मीनिंग कैरी ना करते हों, जिनका एक सिंगल मीनिंग हो और वो वाज़े जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो. जी. तो थिसारस जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर चीप का वर्ड इफ़ यू लुक एट इट, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने गूगल क्रोम पे अभी थिसारस ओपन करता हूँ. ठीक है. ठीक है. थिसारस, ये थिसारस.com एक वेबसाइट है. आप इसको देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. ठीक है. और ये चीप का वर्ड यहाँ पे लिखा मैंने. ठीक है. चीप. तो ये चीप की सेंस में अब आप देखें ना, चीप के हमें सिनोनिम्स जो हैं वो इकोनॉमिकल, लो कॉस्ट, लो प्राइस, रीज़नेबल ये मिल रहे हैं. ठीक है. लेकिन ये जो आगे इसके मीनिंग हैं डिप्रिशिएटेड और रिड्यूस्ड, नॉमिनल, अनकॉस्टली, अनडियर, ये अनवर्दी द मनी. तो ये जो सारे मीनिंग्स हैं ये थोड़ी सी नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं. ठीक है. और इसके साथ इसके एंटोनिम्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे. ठीक है. बल्कि इसके डिफरेंट यूजेस हैं. ठीक है. ये नंबर 1 पे यूज़ जो है ये इनएक्सपेंसिव की सेंस में है. दूसरा आप देखें तो ये इन्फीरियर और लो क्वालिटी की सेंस में है. ये मतलब बैड, पुअर, बेस. तीसरी सेंस अगर आप इसकी देखें तो ये वल्गर या फिर बेहुदा, इस सेंस में भी चीप आता है. ये देखें डर्टी, ऑब्जेक्ट, बेस, बेगरली, कंटेम्प्टेबल, डिस्पिकेबल, डिसऑनेस्ट, मीन, पिटेबल, स्कर्वी. लास्ट जो इसकी सेंस है वो ये आपके सामने है चीप की, कि टाइट है, मीन यानी कि घटिया, मिंगी, माइजरली, स्टिंगी, थ्रिफ्टी. तो ये सारी सेंसेस जो हैं वो इस वर्ड की यहाँ पे मौजूद हैं. ठीक है. तो थिसारस जो है इट कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ वन वर्ड के. एक जो वर्ड है उसके कितने शेड्स ऑफ मीनिंग जो हैं वो मौजूद हैं. ठीक है. नाउ लेट अस नाउ टेक 2 मोर वर्ड्स के 2 वर्ड्स हैं, एक होम है और एक हाउस है. डेनोटेशन और द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव. कि अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें दोनों का तो वो यही है कि एक ऐसी जगह कि जिसके अंदर जो है वो लोग रहते हैं. बिल्डिंग है ऑब्वियसली, स्ट्रक्चर है, रेजिडेंस है. ठीक है. तो ये होम की डेफिनेशन है. होम इज़ अ प्लेस वेयर यू लिव, लव एंड फील वेलकम. इट इज़ अ प्लेस यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग एट the end of the day. It is comfort, safety and stability. It may be a flat in a building, मतलब कि दोनों वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग जो है वो होम और हाउस जो है उसका सेम, बिल्कुल एक जैसा ही है. ठीक है. लेकिन अब आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ किया है वो कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करेगा कि आप जो है इस वर्ड को किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. कि हाउस जो है, हाउस इज़ मेड ऑफ वॉल्स एंड बीम्स. कि हाउस जो है वो एक ढांचे का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है जो कि बिल्डिंग है. लेकिन अगर आप होम की बात करें तो व्हाट इज़ होम.
होम के साथ जो है, घर के साथ जो है हम वो एसोसिएट करते हैं। मतलब कि आप अगर उर्दू में ही देख लें ना, तो उर्दू में भी इसके लिए दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड है मकान। मकान, जब हम मकान का वर्ड यूज़ करते हैं तो मकान से मुराद होता है बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, उसमें ऑब्वियसली वॉल्स होंगी, डोर्स होंगी, उसमें वेंटिलेशन का सिस्टम है, लाइटिंग है, सब कुछ है। तो मकान से मुराद क्या होता है? बिल्डिंग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि घर, तो घर जो है, घर के साथ जो है उसके साथ ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल घर के साथ जो है वो लव की फीलिंग, अटैचमेंट की फीलिंग, केयर की फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स जो हैं ये सारी उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब हमने खाली बिल्डिंग की बात करनी होती है तो हम बात करते हैं मकान की, या फिर हम बात करते हैं इमारत की। और जब हमने फैमिली के पर्सपेक्टिव में या इमोशनल पर्सपेक्टिव में बात करनी होती है घर की, तो वी यूज़ वर्ड घर। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है वो हाउस स्ट्रक्चर है, और होम जो है, होम इज़ अ थिंग कि जिसमें लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ऑल द थिंग्स आर एसोसिएटेड विद इट। A home can also sometimes have negative connotation, कि होम फॉर डिसेबल्ड पर्सन हो गया या होम फॉर होमलेस हो गया। लेकिन अगेन इसमें इमोशंस जो हैं वो सॉर्ट ऑफ इसके साथ एसोसिएटेड है। अ होम फॉर मेंटली चैलेंज पर्सन, अ होम फॉर ऑर्फन्स, अ होम फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन, ठीक है। रीड दीज एग्जाम्पल्स, इसके बाद मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं। देर आर ओवर 2000 vagrants in the city. Negative meaning. Neutral meaning, there are over 2000 people with no fixed addresses in the city. अब ये वैग्रेंट का वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस में है। अगर इसी बात को आपने थोड़ी सी न्यूट्रल अंदाज में कहना है तो आप कहेंगे कि पीपल विद नो फिक्स्ड एड्रेसेस, के ऐसे लोग कि जिनका कोई मुस्तकिल पता या मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव सेंस में बात करना है तो होमलेस का वर्ड जो है वो, अगर आप वैसे तो हमें खबरें सुनने या हमें खबरें पढ़ने का चूँकि शौक़ नहीं है, अब पढ़ाई से तो हम मतलब कि पाकिस्तानी वैसे ही नफरत करते हैं। तो इफ़ यू लुक एट BBC, और इफ़ यू लिसन टू BBC और CNN, तो उसमें जो होमलेस का वर्ड है, होमलेस के वर्ड को हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, कि जब आपने पॉजिटिव इमोशंस को यूज़ करके ऐसे लोगों के बारे में बात करनी हो जो कि बेघर हैं। हमारे यहाँ लोग बेघर हैं, वहाँ पे भी लोग जो है वो बेताशा ऐसे होते हैं कि जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो लोग वहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ आप जाएँ तो रोड्स पे जो आपके फ्लाईओवर बने हुए हैं, उन फ्लाईओवर्स के अंडर, उनके नीचे लोग जो है वो सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी लोग जो है गलियों में और मतलब पार्कों में सो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर आपने पॉजिटिव सेंस में वर्ड यूज़ करना है तो होमलेस यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है तो वैग्रेंट्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। और इफ़ यू विश टू बी न्यूट्रल, कि ना आप उनके बारे में पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव हैं, तो यू कैन से पीपल विद नो फिक्स्ड एड्रेस, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ दी अबव एक्सप्रेशंस के, ये तीनों एक्सप्रेशन ऊपर यूज़ किए गए हैं, मीनिंग इनका सेम है। सेम लोगों के बारे में बात करने के लिए ये वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन जो है वो डिफरेंट फीलिंग्स हमारे माइंड में जो है वो ओरिजिनेट होती हैं व्हेन एवर वी रीड दीज वर्ड्स। के जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी थिन की, और सॉरी उसमें वर्ड था स्लेंडर और स्किनी। स्लेंडर का वर्ड जो है वो हम मतलब कि दुबला पतला हो लेकिन खूबसूरत हो, मतलब गुड लुकिंग हो, उस सेंस में आता है। स्किनी का मतलब भी दुबला पतला है, लेकिन एक अगली किस्म का दुबला पतला, मतलब कि जो कि बदनुमा दिखाई दे, समथिंग विच इज़ नॉट प्लेजेंट, समथिंग विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर वर्ड्स थे उनकी आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दें। उसके बाद मज़ीद एग्जांपल्स आप देखें। रीड दीज एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव डिफरेंट कॉनोटेशन। वर्ड एक है लेज़ी, ठीक है। डेनोटेशन जो है वो डिक्शनरी मीनिंग जो है वो रेजिस्टेंट टू वर्क, एक ऐसा शख्स के जो कि काम करने से हिचकिचाता है, काम करने के लिए काम करने में हिचकिचाहट जो है वो उसको शो करता है, ठीक है। कॉनोटेशन अगर आप इसकी देखें तो हम जो है वो बेकार, वेले, निकम्मे किस्म के लोगों के लिए जो है वो लेज़ी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस सेंस में जो है ये
नेगेटिव नेगेटिव कनोटेशन देता है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है लेड बैक। लेड बैक जो है इसकी डेनोटेशन जो है वो क्वाइटर है। क्वाइटर का मतलब खामोश। मतलब कनोटेशन अगर आप देखें तो इसमें ये है कि काम एंड कंटेंट। काम का मतलब पुरसकून होता है, कंटेंट का मतलब मुतमईन होता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी पॉजिटिव सेंस है। इसको ऐसे पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जा सकता है। So by now you must have understood the difference between denotation and connotation. Words have both denotations and connotations के literal meaning भी होते हैं और उनके suggestive meanings भी होते हैं, ऐसे meanings के जो कि वाज़े हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन those meanings they are there, वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। प्लीज़ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अपनी बुक्स का नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 258। फिर एक वर्ड है फंगस। फंगस इज़ अ साइंटिफिक टर्म denoting certain kind of natural growth, but the word has also certain connotation of disease and ugliness. Connotation can be positive, negative or neutral. अच्छा जी, एक वर्ड है पिग। उसकी डिफरेंट कॉनोटेशंस जो हैं वो आपको मतलब कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जैसे उसको यूज़ किया जा सकता है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी कि पिग जो है वो मतलब ग्रीडी पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, अ पर्सन हु ईट्स इन अ स्लॉपी मैनर एंड अ माइजर पर्सन, ठीक है। 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद है कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट का जो वर्ड है उसको डिफरेंट सेंस में यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1 पे है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब किशोई किस्म का शख्स, और ये इसकी कनोटेशन जो है नेगेटिव है। इसके बाद है ब्रेनी। ब्रेनी का वर्ड जो है ये एक ऐसा शख्स जो कि ज़हीन होता है, तो इसको जो है वो हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे। इंटेलिजेंट का वर्ड है। नर्ड का वर्ड है। नर्ड का वर्ड जो है ये भी बाज़ औक़ात नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। जीनियस जो है इट इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसी पैटर्न पे यू हैव टू कंसल्ट थिसारस। के थिसारस में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको एक वर्ड के जितने डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। रीड द वर्ड्स इन द टेबल एंड नोटिस हाउ वर्ड्स कैन हैव 3 डिफरेंट connotations. Please remember that words with similar dictionary meanings often have different connotations. कि एक वर्ड के मीनिंग तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी कॉनोटेशन जो है उनका जो शेड ऑफ मीनिंग है इट कैन बी आइदर नेगेटिव और इट कैन बी positive. It all depends how you have, in which sense you have used this word. Consider the following table. It contains a list of words with similar dictionary meanings but different shades of feelings. ठीक है जी, ये आपके सामने टेबल है, इसको ज़रा आप 5 मिनट्स लें और इनके जो डिफरेंट डिक्शनरी कंसल्ट करें, थिसारस कंसल्ट करें, जो भी वेबसाइट आपको मैंने बताई थी। THESAURUS thesaurus.com, ठीक है। तो इस पे आप जाएं, यहाँ पे वर्ड जो हैं उनको आप ढूंढें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेब का लिंक एड्रेस है और यहाँ पे आप जो है वो वर्ड एंटर करेंगे तो वो आपको एक वर्ड के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए नज़र आएंगे। जैसे ये इनएक्सपेंसिव हमें नज़र आ रहा है, एक शेड है, और इनएक्सपेंसिव की सेंस में ये सारे सिनोनिम्स लिखे हैं। इन्फीरियर और लो क्वालिटी उसकी सेंस में ये सारे सिनोनिम्स लिखे हैं। वल्गर यानी कि बेहुदा उस सेंस में ये जो है वो सारे वर्ड्स लिखे हैं। और कंसर्न विद सेविंग मनी इस सेंस में ये सारे इसके वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रिलैक्स, इनएक्टिव, लेज़ी, अब मीनिंग तीनों वर्ड्स का एक ही है, लेकिन अगर आप इनकी जो है वो कॉनोटेशन देखें कि जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो रिलैक्स जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, इनएक्टिव जो है वो न्यूट्रल सेंस में है, और लेज़ी जो है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन दी नेगेटिव सेंस, ठीक है।
इसके बाद प्रूडेंट है, टिमिड है, कवर्डली है। प्रूडेंट मोहतात, टिमिड सहमा हुआ, कवर्डली मतलब डरा हुआ। बेसिक मीनिंग एक ही है, लेकिन द वर्ड यू यूज़ इट चेंजेस द मीनिंग्स कम्प्लीटली। ऐसे ही मॉडेस्ट, शाय, माउजी, कॉशियस, इकोनॉमिकल, माइजर, डिग्निफाइड, रिजर्व्ड, स्टिफ नेक्ड, इनके मीनिंग्स जो हैं वो प्लीज़ डिक्शनरीज से कंसल्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि एक ही जो चीज़ है उसको कितने डिफरेंट शेड्स के अंदर बयान किया जा सकता है। प्लीज़ टेक 2 to 3 मिनट्स और ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके आप मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से कंसल्ट करें। आई विल बी बैक इन 2 to 3 मिनट्स। हाँ ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने इनके मीनिंग्स देख लिए होंगे, तो यू रियलाइज़ के कितने जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक वर्ड है, ये जो आखिरी वर्ड है, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का वर्ड जो होता है इसका मीनिंग मुतजस्सिस है, कि जिसको चीज़ों को जानने का शौक़ होता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में है कि एक ऐसा बंदा जो कि पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, इल्म बढ़ाने की कोशिश करता है। न्यूट्रल सेंस में अगर आप इस वर्ड को देखें तो इसके लिए उन्होंने क्यूरियस का वर्ड इस्तेमाल किया है। क्यूरियस का मतलब भी मुतजस्सिस है, कि एक ऐसा शख्स कि जिसको फैक्ट्स जो है उनको जानने का शौक़ होता है, ठीक है। और उसके बाद है जी नोज़ी। नोज़ी का मतलब अगर आप देखें तो नोज़ी का मतलब क्या है, कि एक ऐसा शख्स जिसको हर चीज़ में टांग अड़ाने का शौक़। अब ये भी वो शख्स है, टांग बंदे हर काम में क्यों अड़ाते हैं, वो इस वजह से कि उनको ऑब्वियसली मतलब कि तजस्सुस हो रहा होता है, जानने की ख्वाहिश होती है कि ये है क्या, क्या है, मैं जानूँ, मुझे पता चलेगी ये क्या है, ठीक है, इसके पीछे का इंसिडेंट है। तो ऑल दीज थिंग्स जो हैं ऑब्वियसली मीनिंग्स सबके अगर आप देखें, बेसिक मीनिंग जो है वो एक ही है, कि ऐसा शख्स कि जो कि अपने दिल के अंदर जो है मतलब तजस्सुस रखता है, चीज़ों को जानने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन अगर आप उसके शेड्स देखें तो इनक्विजिटिव का वर्ड जो है इट कैरीज़ द पॉजिटिव शेड विद इट। क्यूरियस का वर्ड अगर आप देखें तो इट कैरीज़ अ न्यूट्रल शेड विद इट। और नोज़ी का वर्ड जो है वो इट कैरीज़ अ नेगेटिव शेड विद इट। आज के लिए आज का लेसन हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और टुमारो वी विल resume from this very page. It is page number 259, please keep it in mind, ठीक है।
इसको ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर 259 से जो है हम कल के लेसन का आगाज़ करेंगे। अभी आप अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।